शो से पहले सबसे पहले सलाम करना चाहेंगे भारतीय सेना के शौर्य को। सरकार की इच्छा शक्ति को भी यहां पर दाद देनी होगी कि किस तरह से जो आधी रात पाकिस्तान के कोर जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। और उन निशानों में एक तरह से आपको बता दें कि ये निशाने इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये आतंकिस्तान के कोर हेडक्वार्टर्स थे जी। और सबसे बड़ी बात कि इस बार पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने अटैक किया है। भारतीय सेना ने दिखा दिया है कि उसकी स्ट्रेटजी जब इस तरह की होती है, एक पिन पॉइंट स्ट्रेटजी, तो अटैक किस तरह का होता है। आप देखिए लश्कर का हेडक्वार्टर, आप देखिए जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। ये दो अहम हेडक्वार्टर इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि इन दोनों हेडक्वार्टर से भारत के खिलाफ बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया। जी हां, जिस मस्जिद की बात की जा रही है 100 किलोमीटर अंदर ये मस्जिद, और वहां पर आतंकिस्तान का पूरा नेटवर्क जो है वो नेस्तनाबूद किया है भारत ने। यहीं से पुलवामा हमले की पूरी साजिश रची गई। जैश का ठिकाना था ये, लश्कर का ठिकाना, जी हां मुदीर का, यहां पर भी अटैक किया गया और यहीं से 26/11 हमले की प्लानिंग की गई थी। कितना बड़ा प्रहार है कविता, अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये यही नहीं थमने वाला, इसकी तो अब बस शुरुआत हुई है। ये एक पहला कदम लिया गया है और ये इस बात की आहट है पाकिस्तान को एक बार फिर से कि अपने जितने भी आतंकी मंसूबे हैं उनको फौरन तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए, बंद किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर, देश की बेटियां जिनका सिंदूर उजाड़ा गया था पाकिस्तान में बसे आतंकवाद की वजह से, उसका बदला भारत ने लिया है। आपको बता दें देर रात 9 आतंकी हेडक्वार्टर्स पर इस तरह से एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। और राफेल की बात करें या नई तकनीक के प्रिसिशन की बात करें, एक बात जो बहुत सराही जा रही है हमारी सेना के ऑपरेशन की, वो ये है कि हमने टारगेटेड अटैक किए हैं। हमने पाकिस्तान के आतंकी हेडक्वार्टर्स में टारगेटेड अटैक किए हैं ताकि वहां पे किसी भी तरह की कैजुअल्टीज ना हो। कुछ कैजुअल्टीज भी पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन भारत का जो फैसला था और भारत का जो कदम था वो केवल और केवल आतंकवादी हेडक्वार्टर्स पर अटैक करने का था। ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए जो है इसका नाम भी दिया गया है। आपको बता दें थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी लगातार हम देख रहे हैं बयानबाजी यहां पर कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी जो है इसका संबोधन भी करेंगी और इस बात की डिटेल्स हमें दी जाएगी कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया गया था। फिलहाल आप जो स्क्रीन पे तस्वीरें भी देख रहे हैं वो सीधी तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने का आगाज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इन विजुअल्स पर हम एक बार फिर से जाएंगे, लेकिन झटपट एक बाजार का चेक लेते हैं और उसके तुरंत बाद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर ही बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से शुरुआत हो चुकी है और सीधा आपको जोड़ते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेना, एयरफोर्स, विदेश मंत्रालय की ये एक जॉइंट ब्रीफिंग है जो फिलहाल आप देख रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से कदम उठाए गए हैं, न सिर्फ हम आर्मी की बात कर रहे हैं, यहां पर एयरफोर्स जिस तरह के स्ट्राइक्स किए गए हैं अपने राफेल से, उसकी भी डिटेलिंग जो है यहां पर दी जाएगी। और 2 महिला अधिकारी फिलहाल इस ब्रीफिंग में शामिल हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है इसे हेड कर रही हैं।
नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर ए तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो TRF जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में TRF के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था,
और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्यवाही को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley last year. The calculation presumably was that harming growth and development in the Union territory would help keep it backward and create fertile ground for continued cross-border terrorism from Pakistan. The manner of the attack was also driven by an objective of provoking communal discord, both in Jammu and Kashmir and the rest of the nation. It is to the credit of the government and the people of India that these designs were foiled. A group calling itself the Resistance Front has claimed responsibility for the attack. This group is a front for the UN-proscribed Pakistani terrorist group Lashkar-e-Taiba. It is notable that India had given inputs about the TRF in the half-yearly report to the monitoring team of the UN's 1267 Sanctions Committee in May and November 2024, bringing out its role as a cover for Pakistan-based terrorist groups. Earlier too, in December 2023, India had informed the monitoring team about Lashkar and Jaish-e-Mohammed operating through small terror groups such as the TRF. Pakistan's pressure to remove references to TRF
in the April 25 UN Security Council press statement is notable in this regard. Investigations into the Pahalgam terror attack have brought out the communication notes of terrorists in and to Pakistan. The claims made by the Resistance Front and their reposting by known social media handles of the Lashkar-e-Taiba speak for themselves. Identification of the attackers based on eyewitness accounts as well as other information available to law enforcement agencies has also progressed. Our intelligence has developed an accurate picture of the planners and backers of this team. The features of this attack also tie in with Pakistan's long track record of perpetrating cross-border terror in India, which is well documented and beyond question. Pakistan also has a well-deserved reputation as a haven for terrorists from around the world, with internationally proscribed terrorists enjoying impunity there. In addition, Pakistan has been known to willfully mislead the world and international forums, such as the Financial Action Task Force, on this issue. The Sajid Mir case, in which this terrorist was declared dead and then, in response to international pressure, brought back to life, found alive and arrested, is the most glaring example. The latest attack in Pahalgam has understandably generated deep anger in Jammu and Kashmir and in other parts of India. Following the attacks, the government of India naturally responded with a set of initial measures relating to our engagement with Pakistan. You're all aware of the decisions that were announced on the 23rd of April. However, it was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice. Despite a fortnight having passed since the attacks, there has been no demonstrable step from Pakistan to take action against the terrorist infrastructure on its territory or on territory under its control. Instead, all it has indulged in are denials and allegations. Our intelligence monitoring of Pakistan-based terrorist modules indicated that further attacks against India were impending. There was thus a compulsion both to deter and to preempt. Earlier this morning, as you would be aware, India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. These actions were measured, non-escalatory, proportionate, and responsible. They focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists likely to be sent across to India. You would also recall that the Security Council on 25th April 2025 had issued a press statement on the Pahalgam terror attack, underlining, and I quote, the need to hold perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice, unquote. India's latest actions should be seen in this context. Joining me for this briefing on our actions earlier this morning are Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. I will request them to share some details regarding Operation Sindoor with all of you. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है।
इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था। रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप बिम्बर, ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार, हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए-तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल
मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। टारगेट 10 हुआ है सर अभी। टारगेट 10 हुआ, एंक्लोजर सेम ही है। 7 इट इज हिट द टारगेट। हाँ हाँ। तीसरा आ गया सर इम्पैक्ट। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability, as shown to you. A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind, and thank you very much. Ladies and gentlemen, friends in the media, I ask your indulgence today in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind. तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इतनी विस्तार से ब्रीफिंग दी गई, एक एक बात की डिटेल मीडिया के सामने रखी गई, और सबसे विशेष बात हमारे देश की दो जांबाज बहादुर सिपाहियों ने इस ब्रीफिंग की तमाम डिटेल आपके सामने रखी। आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे कि किस तरह से हमारे आला अधिकारी हों, हमारे ऑफिसर्स हों, वो किस तरह से पेन में थे, खास तौर पे पहलगाम घटना और आतंकी घटनाओं को बताते हुए। और उनके लिए ये वाकई गर्व का विषय है कि उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर इस हमले का बदला लिया, आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया। आपको बता दें कि लगातार हम तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं, और इन सब के बीच में सबसे अहम बात यही है कि भारत ने एक जो कहते हैं ना पिन पॉइंट स्ट्रेटजी के साथ इन आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के साथ निस्ते-नाबूद किया है। याद रखिए, बार बार एक शब्द यूज किया जा रहा था कि हमने बर्बाद किया इन ठिकानों को, यानी इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। मैं आपको एक बार बताता हूं कि कौन कौन से वो ठिकाने थे जिनको
पूरी तरह से निस्तेनाबूद किया। सवाई नाला सिंह लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर, लाल कैंप जैश का ट्रेनिंग सेंटर, भूलपुर कोटली में जो मौजूद है वो लश्कर का बेस, जिसमें राजौरी और पुंछ के इलाकों को यहां टारगेट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बरनाला कैंप ये भी एक ट्रेनिंग सेंटर था। अब्बास कैंप कोटली का फिदाइन ट्रेनिंग सेंटर बताया जा रहा था। इसके अलावा सरजल कैंप सियालकोट, महमूमा सियालकोट, मुरीद के और सुभान मस्जिद जो है वो बहावलपुर की 100 किलोमीटर अंदर LOC से। चलिए, लेकिन